Hello scholars, this is Yash and welcome back to City Point. So what we have been doing for some classes actually from the first class, yeah. So we have just taken only one class for preposition and in the last session we introduced preposition. I told you the definition with examples about preposition, what prepositions are and how you have to use them है ना, in a particular statement in English grammar. So आज हम what we are going to do? In today's session we are going to learn about the position of preposition of a particular preposition like आप ऐसे ही किसी भी preposition को fit नहीं कर सकते कहीं भी in a structure of a grammatical sentence. तो एक पोजीशन होती है हर एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच की द सेम इज विद preposition. तो देयर इज अ क्राइटेरियन प्रोसीजर वाओ वेयर यू हैव टू प्लेस अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. ठीक है, तो उसी के बारे में आज देखेंगे. तो कुछ प्रपोजिशंस की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखना है, ध्यान से समझना है बिकॉज समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाती है ड्यूरिंग यूजिंग दोज प्रपोजिशंस. ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि नाउन ये प्रोनाउन से पहले यूज होता है लेकिन देयर आर सम सेंटेंसेस इन व्हिच थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, वो देखेंगे एग्जाम्पल के साथ ही, है ना. और आज भी एक छोटा सेशन रहेगा. व्हाई? बिकॉज पोजीशन ऑफ प्रपोजिशन इज नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, लॉन्ग टॉपिक. बट नेक्स्ट सेशन से हम जो है काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन के बारे में बात करेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग एट, है ना. तो एट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ सिंपल प्रपोजिशन. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके सभी प्रपोजिशन हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. पोजिशंस ऑफ प्रपोजिशंस पढ़ना है. ठीक है, तो यही आज का हमारा एजेंडा है, टॉपिक है. तो देखो इतनी सारी पोजीशंस है. वैसे तो मैंने नो पोजीशन को यूज किया है, इंक्लूड किया है जो कि आपके काम आएगी एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना. तो वही पढ़ेंगे. तो पहली प्रपोजिशन की बात करते हैं. कुछ नो प्रपोजिशन है, मतलब नो पोजीशन है. ठीक है, सबको देखना है धीरे धीरे. तो पोजीशन नंबर वन बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ये तो मैंने आपको बिगनिंग में ही बता दी थी इन द लास्ट सेशन व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड प्रपोजिशन इन फ्रंट ऑफ यू, है ना, कि भाई प्रपोजिशन को फिट क्या करना है, हमेशा ये नाउन ये प्रोनाउन से पहले आती हैं. और जब ये नाउन ये प्रोनाउन से पहले आती है तो जो नाउन ये प्रोनाउन होते हैं उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन बोला जाता है ना. इस बात का तो आपको पता ही है. तो किसी भी नाउन से पहले ये प्रोनाउन से पहले यूज कर लो प्रपोजिशन. जैसे आई ऑलवेज रेफर टू दिस बुक. आई ऑलवेज रेफर टू दिस बुक, इसका मतलब क्या हो गया? मैं हमेशा इस बुक को रेफर करता हूँ. मैं हमेशा इस बुक को रेफर करता हूँ. तो यहाँ पे प्रपोजिशन टू है. तो प्रपोजिशन टू के बाद क्या आ रहा है? देखो, इस पे फोकस करो, ये है नाउन. तो सिंपल सी बात है, नाउन से एग्जैक्ट पहले, ठीक है, क्या आता है? आपका प्रपोजिशन आता है. अब ये मत सोचना कि यहाँ पे दिस क्यों आ गया. एक्चुअली ये पूरा इसी का पार्ट है. बुक, दिस बुक सेम ही तो है. तो कंफ्यूज मत हो ना, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही आता है. तो दिस ये जो है ना इसी का पार्ट है. और दिस भी क्या एक तरह का एडजेक्टिव है ना. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो एंड एवरीथिंग इज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू. चलिए नेक्स्ट क्या है? वर यू टॉकिंग टू मी. वर यू टॉकिंग टू मी, इसका मतलब क्या हो गया? क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? अब यहाँ पे वही सेम प्रपोजिशन टू है लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है. यहाँ पे क्या है? आपका प्रोनाउन है. तो यानी कि हमें दो एग्जांपल से वी गॉट टू नो, वी अंडरस्टूड कि भाई प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा. ठीक है, ये है पहली प्रपोजिशन, मतलब पोजीशन आई मीन. ठीक है, पहली पोजीशन समझ में आ गई. अब आगे बढ़ेंगे, सेकंड पोजीशन की बात करते हैं. इन दी एंड, मतलब ये तरीका है कि आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो लेकिन कहाँ कहाँ आप प्लेस कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर स्टेटमेंट, है ना. वैरायटीज ऑफ स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आप कहाँ कहाँ पोजीशन प्रपोजिशन को फिट कर सकते हो. ठीक है. सेकंड क्या है? इन दी एंड ऑफ द क्लॉज दैट बिगिंस विद व्हाट, मतलब क्लॉज से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्लॉज मतलब सेंटेंस ही है. ठीक है, कोई भी वर्ड यानी कि जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है, वो क्लॉज बन जाएगा और कुछ नहीं है. तो मतलब कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसा क्लॉज जो स्टार्ट हो रहा है किससे? व्हाट से. तो वहां पे प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती है. कैसे होती है? देखो, व्हाट अ लॉट ऑफ chaos वी वर इन. व्हाट अ लॉट ऑफ chaos वी वर इन, मतलब कितना या कैसा, मतलब क्या कहते हैं? chaos मतलब मतलब चल चहल बली, क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी नॉइस, है ना, के अंदर हम थे, इस तरीके से बोल रहा है. मतलब ये एक तरह का क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है. कहते नहीं क्या सुहावना दिन है, इस तरीके से. ठीक है, क्या इससे का मतलब क्या हो गया? क्या जबरदस्त या कितनी ज्यादा नॉइस थी जिसके हम अंदर थे, जिसके हम अंदर थे. अब तुम नॉइस के अंदर थे, तो अंदर के लिए नॉइस के अंदर थे, मतलब जिस माहौल के अंदर थे, जिस पॉल्यूशन के अंदर थे, जिस पॉपुलेशन के बीच में तुम इस तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन का यूज करना पड़ता है. ऐसे ही आपको केओस के लिए, केओस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस, उसके अंदर थे आप, है ना, डिस्टरबेंस के अंदर थे आप. अंदर के लिए जो वर्ड है वो की एक प्रपोजिशन है, उसको भी फिट करना जरूरी है. और वो कैसे करेंगे? इस तरीके से. अगर कोई सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ प्रपोजिशन लगाना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. ठीक है, व्हाट आर लॉट ऑफ chaos वी वर इन, यहाँ वी वर इन लगाना जरूरी है, मतलब इन लगाना जरूरी है. अगर तुम इन हटा दे तो गलत हो जाता, पता नहीं लगता लेकिन फिर भी गलत हो जाता है. व्हाट अ लॉट ऑफ chaos वी वर
इन, ठीक है। तो यहाँ पे इन क्यों बोला, क्योंकि तुम उसके अंदर थे, केओस के अंदर, केओस के बीच में थे, ठीक है। तो इस तरीके से समझ के अपने आप ही फिट करनी पड़ती है प्रपोजिशन। दैट इज व्हाट आई एम कंफ्यूज अबाउट, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि मैं उसको सोच के या उसके बारे में कंफ्यूज हूँ, उसके बारे में सोच के कंफ्यूज हूँ, तो ये वही तो लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट, ये वही है, आई एम कंफ्यूज। अगर मैं यहाँ पे ये इसको छोड़ देता आई एम कंफ्यूज, तो ये बताना नहीं बता पाता मैं कि भाई किसके बारे में सोच के कंफ्यूज हूँ, है ना। तो इसलिए अबाउट लगाना जरूरी है ना, अबाउट लगाना जरूरी है। गिव मी अ मोमेंट प्लीज, है ना। चलिए, दैट इज व्हाट आई एम कंफ्यूज अबाउट। तो यहाँ पे अबाउट क्यों लगाया, क्योंकि ये जो पूरा क्लॉज है ये किससे स्टार्ट हुआ है, व्हाट से। तो तुम्हें एक सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना है, अगर कोई क्लॉज व्हाट से स्टार्ट हुआ है तो आखिर में प्रपोजिशन का आना बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज उसके बिना सेंटेंस क्या होगा, मीनिंगलेस होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, पोजीशन नंबर 3, इन द एंड ऑफ पैसिव क्लॉजेस। पैसिव सेंटेंस क्या होता है पता है, पैसिव सेंटेंसेस पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। पैसिव सेंटेंसेस अलग, अगर अलग ग्रामर के टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आता है आपका पैसिव ना, पैसिव वॉइस, और आता है आपका नरेशन। तो ये हम करेंगे जब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच वुड बी टोटली कंप्लीटेड, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम ग्रामर के टॉपिक करेंगे, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे। ऐसे तो वैसे तो वॉइस और नरेशन भी ग्रामर के ही पार्ट है, लेकिन वो पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पैसिव क्लॉज। पैसिव क्लॉज का मतलब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्टिवनेस ना हो सब्जेक्ट की। अभी के लिए बस ये ध्यान रखो, पैसिव क्लॉज एक पैसिव क्लॉज होता है जिसका स्ट्रक्चर ही अलग होता है, ठीक है। अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि अगर पैसिव क्लॉज तो बना रहे हो, कोई पैसिव सेंटेंस बना रहे हो, उसके अंदर वर्ब के बाद क्या आता है आपका, एग्जैक्टली क्या आता है आपका, प्रपोजिशन आता है। जैसे आई वॉज वंस मॉक्ड एट, ठीक है। इसको छोड़ो, अगर सिंपल सी बात बोल देता हूँ कि भाई मैं लिखता हूँ ही इज लाफिंग एट मी। तुम्हें इस बात का पता है कि भी लाफ के बाद एट आता है, इस बात का पता है। लाफ, मॉक छोड़ो, मॉक को मैंने हटा दिया, ठीक है। सिंपल सी वर्ब यूज कर रहा हूँ, लाफ, जो कि आई नो कि यू आर वेरी फेमिलियर विद, है ना। तो ही इज लाफिंग एट मी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो मेरे पर हंस रहा है, ये हो गया आपका एक्टिव सेंटेंस। पैसिव इसका बनाना है। अब मैं समझाने नहीं बैठूंगा कि पैसिव कैसे बनता है, बिकॉज ये पैसिव का पार्ट है, तभी देखेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखो। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स मस्ट हैव डन पैसिव, तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा, जिसको, जिन्होंने पैसिव नहीं पढ़ा है पहले, नो वरीज। अभी के लिए बस ये ध्यान रखो जितना समझा रहा हूं कि भाई इसका जो पैसिव बने वो कैसे बनेगा। इसको आगे ले आएंगे, आई एम, ठीक है, बीइंग लव्ड, ठीक है। अब यहाँ पे लव्ड है, ठीक है। अगर एक्टिव सेंटेंस में लाफिंग के बाद एट था, तो पैसिव में भी लाफ्ड के बाद एट आएगा, ठीक है। यहाँ पे बाय आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात, इस पे ध्यान रखो कि पैसिव सेंटेंस में वर्ब के एग्जैक्टली टच में क्या आता है, प्रपोजिशन आता है, जो कि यहाँ पे है, आई वॉज वंस मॉक्ड एट। यहाँ पे जो मॉक्ड एट है ना, यहाँ मॉक के साथ एट इसलिए लगा है क्योंकि एक्टिव में भी, ये तो पैसिव में है, एक्टिव में भी मॉक के साथ एट ही होगा, तभी यहाँ पे पैसिव में क्या लगा है, मॉक्ड के साथ एट लगा है, ठीक है। आई वॉज वंस मॉक्ड एट, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी एक टाइम पे बेइज्जती हुई थी, या मेरे को एक टाइम पे चिढ़ाया गया था, इस तरीके से, एक बार की बात है, इस तरीके से। शी हैज बीन ऑपरेटेड ऑन, शी हैज बीन ऑपरेटेड ऑन। अगर यहाँ पे पता है क्या है, ऑन नहीं लगाते ना, थोड़ा सा मीनिंग गलत हो जाता, सेंसलेस हो जाता। ऑपरेटेड ऑन का मतलब क्या हो गया, उस पर काम किया गया है, लाइक ऑपरेशन हो रहा है उसका, या उसका ऑपरेशन किया गया है, इस तरीके से। ऑपरेशन के साथ क्या वर्ब आती, ऑन आती है, तो इसलिए पैसिव में भी ऑपरेटेड के साथ ऑन लगाना जरूरी था। तो इस तरीके से आप पैसिव में भी, अभी के लिए बस ध्यान रखो, ये भी आपको जब तक समझ नहीं आएगा, जब नंबर ऑफ प्रपोजिशन आप पढ़ोगे नहीं, रीड नहीं करोगे, फिर कुछ क्वेश्चन नहीं करोगे, लेकिन पोजीशन इंपॉर्टेंट है बताना, ताकि आगे जब करने जाओ पोजीशन को, या कुछ क्वेश्चन करने जाओ प्रपोजिशन के ही, तब याद रहे कि हाँ इस तरीके से पढ़ा था हमने कि पोजीशन इस तरीके से होती है, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन ही नहीं करोगे किसी चीज का, तो बॉडी कैसे समझोगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन नंबर 4, हिंदी एंड ऑफ इंफिनिटिव क्लॉजेस। इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, पहले बता चुका हूं, वर्ब्स के सेशन में ही पता है, बता चुका हूं कि भाई इंफिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां पे ये वाला स्ट्रक्चर होता है उसे इंफिनिटिव बोला जाता है ना। तो अगर कुछ आप ऐसे सेंटेंसेस देखते हो जहां पे एक नाउन का यूज है, और उस नाउन के बाद कोई इंफिनिटिव आ रहा है, तो उस इंफिनिटिव के बाद प्रपोजिशन लगाना जरूरी है, और वो प्रपोजिशन किसके सूट करेगी, वो प्रपोजिशन सूट करनी चाहिए उस नाउन को जो कि इंफिनिटिव से पहले आ रहा है। जैसे थॉमस वॉज आस्किंग फॉर अ पेन टू राइट विद। अब इस सेंटेंस को ढंग से देखो, इस सेंटेंस में गलती हो सकती है जब इट कम्स इन योर एग्जामिनेशन इन एरर फॉर्म, ठीक है, तुम पहचान नहीं पाओगे गलती क्या है। उस टाइम पे तुम्हें ये ध्यान रखना है, तुम्हें पता है ये मिस कर देंगे, तुमको विद दिखाएंगे ही नहीं, मतलब ये प्रपोजिशन गायब कर देंगे, और तुम्हें ना बिना पढ़े या इसके बिना प्रपोजिशन के, बिना विद के सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा। जैसे थॉमस वाज आस्किंग फॉर अ पेन
टू राइट। कि देखने में ना विदाउट प्रपोजिशन विद बहुत सही लग रहा है, लेकिन फिर भी ये गलत है क्योंकि तुम्हें पता नहीं है ना? तो इसलिए तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, अगर तुम्हें कभी इंफिनिटिव दिखता है यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है और उसके बाद तुम्हें क्या दिखता है, कोई नाउन दिखता है, इसके एग्जैक्टली उसके पीछे, इसके इंफिनिटिव के पीछे कोई नाउन, पेन नाउन है, दिख गया। अब इंफिनिटिव के बाद वो प्रपोजिशन लगानी जरूरी है जो उस नाउन को सूट करती है। तो पेन के साथ आप लिखते हो यानी कि पेन से लिखते हो, और जब किसी का यूज करके हम काम करते हैं तो उसके साथ प्रपोजिशन लगाते हैं विद, जैसे आई एम टीचिंग यू विद अ पेन, है ना? तो यहाँ पे इंफिनिटिव के से पहले पेन है तो वही प्रपोजिशन लगेगी इंफिनिटिव के बाद जो पेन के लिए आ सकती है। तो थॉमस वाज आस्किंग फॉर अ पेन टू राइट विद। ठीक है, अभी कंप्लीट सेंटेंस हो गया है। अगर इसको हटा देंगे देखने में सही लगेगा लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस होता। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ डर्टी हाउस टू लिव इन। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ यूज होगा टू लिव। क्या होता है, इंफिनिटिव होता है, इससे पहले क्या है, हाउस के अंदर रहोगे तो घर में ही रहते हो। ठीक है, अब इसको पहचानने के लिए पता है क्या करो, सिंपल सेंटेंस बना दो, डू यू लिव इन हाउस, सही है, तो हाउस के साथ क्या आती है, इन आती है प्रपोजिशन, जब आप किसी घर में रहने की बात करते हो, है ना? तो आप घर में रहने की बात करते हो, ऑफिस में होते हो तो इन लगाते हो प्रपोजिशन। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है कि टू लिव से पहले हाउस आ रहा है तो हाउस को सूट करने वाली प्रपोजिशन है वो इन होती है ना? सो इट इज अ डर्टी हाउस टू लिव इन, ये घर रहने के लिए बहुत गंदा है या गंदा है, इस तरीके से, है ना? आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़े, पोजीशन नंबर 5 क्या कहता है, इट इज, सॉरी, इन द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कंटेनिंग टू बी वर्ब एज अ मेन वर्ब। तो सिंपल सी बात है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कैसे बनते हैं, अगर उसके अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले होते हैं और हाउ भी होता है, ठीक है, तो उसके बाद अगर टू बी वर्ब हो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो, टू बी वर्ब हो, ये वाली, है ना, इज एम आर वॉज वर, ठीक है, टू बी वर्ब हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, मेन वर्ब का आप यूज करोगे। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मेन वर्ब का यूज करोगे, सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, तो मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में आखिर में आप क्या करोगे, प्रपोजिशन का यूज करोगे, इट इज, इट अबाउट, इस तरीके से, किस बारे में है ये, है ना, किस बारे में है ये, तो हिंदी में भी बोलोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि वहां पे हमें प्रपोजिशन का यूज कर रहे हैं। इट इज, इट, है ना, क्या है, व्हाट इज इट अबाउट, किस बारे में है ये। उसके बाद व्हाट वाज इट फॉर, ये किस लिए था, ये है किस लिए था। तो सिंपल सी बात है, हिंदी में भी वही सेंस बन रही है जो इंग्लिश में बन रही है। तो जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं और वहां पे टू बी वर्ब हो, इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब की तरह हो, यानी कि सेंटेंस में अकेली हो, तो वहां पे जरूरी होता है प्रपोजिशन का यूज करना। ठीक है, मोर ओवर verbs कैन बी टेकन प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब कभी कभार पता है क्या होता है, जैसे मेरे को भी स्पीकिंग में आदत है कि मैं प्रपोजिशन जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहा हूं तो वैसे तो प्रपोजिशन की जगह आप आखिर में लगाते हो, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डब्ल्यू एच फैमिली से पहले आप लगा सकते हो कोई भी प्रपोजिशन, यहां पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता था, अबाउट व्हाट इज इट, ऐसे ही बोल सकता था, और इसको भी ऐसे बोल सकता, फॉर व्हाट वॉज इट, ऐसे ही बोल सकता था। यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली जितने भी वर्ड्स होते हैं ये, है ना, तो इनसे पहले आप प्रपोजिशन लगा सकते हो व्हेन यू आर मेकिंग एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लाइक वी हैव मोर एग्जांपल्स, फॉर whom वर यू कैरिंग दीज बैग्स, है ना, फॉर whom, सॉरी ठीक है, लिखा है whom, हाँ, फॉर whom यू वर कैरिंग दीज बैग्स, यहाँ पे है ना, फॉर को यहाँ पे भी लगा सकते थे। ठीक है, whom वर यू कैरिंग दीज बैग्स फॉर, लेकिन इतना चल जाएगा कि आप प्रपोजिशन को लगा दोगे उस डब्ल्यू एच फैमिली से पहले। ऑन विच ओकेजन डू यू टेक अ रेस्ट, ऑन विच ओकेजन डू यू टेक अ रेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही बना सकते थे, विच ओकेजन डू यू टेक अ रेस्ट ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखोगे कि आप प्रपोजिशन को डब्ल्यू एच फैमिली से पहले लगा दोगे। बट करके मैंने क्यों लिख रखा है, यानी कि कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी। फॉर हु वर यू मेकिंग योर नाइट्स स्लीपलेस, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, तुम किसके लिए अपनी रातों की नींद हराम कर रहे हो, इस तरीके से बन रहा है ना। तो ये फिर भी गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हु के साथ, हु से पहले आप फॉर नहीं लगाते हो, हु से पहले आप फॉर नहीं लगा सकते हो, बट एक्सेप्शन ये ध्यान रखोगे हु की, हु से पहले आप फॉर नहीं लगाओगे, है ना। तो ये कैसे बनेगा, प्रपोजिशन कोई भी नहीं लगती है हु के साथ वैसे तो, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, हुम आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो हु होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है, हुम जो होता है ऑब्जेक्ट का काम करता है, और प्रपोजिशन के बाद केवल और केवल ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। ये थोड़ा हायर कंसेप्ट था, अगर अब ये समझ नहीं आया तो फिर गैरेज, मतलब एक तरीका बताया, आप समझ सकते हो क्यों आप हु से पहले प्रपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हो। चलिए, फॉर whom वर यू मेकिंग योर नाइट्स स्लीपलेस, किसके लिए तुम अपनी रातों की नींद हराम कर रहे हो, ठीक है, या सो नहीं पा रहे हो, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, तो बस ये ध्यान रखना है कि जो वर्ड या क्वेश्चन वर्ड हु होता है उससे पहले आप कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
पोजीशन नंबर 5 तक हमने कर लिया, अब है सिक्स। इन द बिगिनिंग ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव आपको क्लॉजेस पता ही है क्या होता है, एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है, कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जो इसको रिलेट करेगा, तो ये हो गया रिलेटिव क्लॉजेस। तो यहाँ पे आप प्रपोजिशन कैसे ऐड करोगे देख लो। द ब्रॉल अबाउट विच ही वॉज वरिड इज एमिलियोरेटेड। ठीक है, क्या मस्त सेंटेंस बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना, कुछ नहीं करा हुआ। विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसने इसको जोड़ा हुआ है और इसको एक साथ जोड़ा हुआ है, तो विच से पहले क्या लगा दिया, प्रपोजिशन का यूज करोगे। ठीक है, तो द ब्रॉल, ब्रॉल क्या होता है, एक तरीके से झड़प, है ना। एमिलियोरेटेड, ठीक है, एमिलियोरेटेड मतलब ये एक तरह का वोकैब है जिसका मतलब है बिल्कुल खत्म कर देना, सर्वनाश कर देना, है ना। तो जो ब्रॉल अबाउट विच ही वाज वरिड इज एमिलियोरेटेड, मतलब जिस झड़प के कारण वो क्या था, परेशान था, वो खत्म हो गई है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच से पहले क्या लगा दिया, अबाउट लगा दिया, इस तरीके से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है शी इज हर मदर विद whom आई यूज टू शेयर माई व्यूज ऑन women empowerment। तो शी इज हर मदर विद whom आई यूज टू शेयर माई व्यूज ऑन women empowerment। ठीक है, तो यहाँ पे whom क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये इसको जोड़ रहा है और इसको जोड़ रहा है, तो इससे पहले क्या लगा दिया, विद लगा दिया एज अ प्रपोजिशन, है ना। तो इस तरीके से यूज कर सकते हो, ध्यान रखें इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। ठीक है, और सेंस भी वैसे ही बन रहा है, इसके बिना हटा दोगे ना तुम ये सब कुछ, पोजीशन हटा दोगे, निकाल दोगे, तो सेंस थोड़ा सही नहीं बनेगा। ठीक है, अब बट करके मैंने क्या बोला हुआ है, शी इज हर मदर विद दैट आई यूज टू शेयर माई व्यूज ऑन वीमेन एम्पावरमेंट। ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि दैट आपको पता है एक तरह का रिलेटिव प्रोनाउन तो होता है, दैट एक तरह का रिलेटिव प्रोनाउन तो होता है जो जोड़ने का काम करता है, लेकिन फिर भी आप दैट के साथ प्रपोजिशन का यूज नहीं करोगे, इसीलिए गलत हो गया। ये कैसे बनेगा, शी इज हर मदर दैट आई यूज टू शेयर माई व्यूज विद ऑन विमेन एम्पावरमेंट। तो विद कहां चला गया, आगे चला गया, यानी कि दैट के साथ टच में विद का यूज नहीं करोगे, विद आ जाएगा आगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है सिंस प्रपोजिशंस कैन बी टेकन प्लेस ओनली बिफोर विच, तो विच और whom के साथ ही आप टच में प्रपोजिशन का यूज कर सकते हो इन अ रिलेटिव क्लॉज। लेकिन अगर दैट आएगा तो दैट से पहले, यानी कि दैट के बिल्कुल पहले टच में प्रपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ये पोजीशंस काम आएगी आगे जाके जब गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे आप। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी समझ में ना आ रहा हो, और ये भी हो सकता है आ रहा हो, अच्छे से आ रहा हो। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, बट करना जरूरी है। तो सभी पोजीशन को मैंने यूज किया है अपनी स्लाइड में, और भी थी लेकिन वो काम की नहीं थी तुम्हारे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो जितनी आ सकती है तुम्हारे एग्जामिनेशन पोजीशंस के बेस पे क्वेश्चन आ जाएंगे प्रपोजिशन के, तो वो मैंने सब इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, मैं एक साथ सांस में बोल जाता हूँ ना, चलो। पोजीशन 7 इन द एंड ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस। इन द एंड ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस का मतलब क्या हो गया, जैसे रिलेटिव क्लॉजेस के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लगा सकते हो आप कोई भी क्या प्रपोजिशन, ऐसे ही एंड में भी लगा सकते हो, जैसे डू यू रियली मिस द पर्सन वी यूज टू स्पेंड टाइम विद। ठीक है, डू यू, क्या लिखा है, डू यू रियली मिस द पर्सन वी यूज टू स्पेंड टाइम विद। तो देखो यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज क्या है, ये पूरा क्या है, रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, कैसे पता रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे द पर्सन की फॉर्म में, इसको रिलेट कर रहा है, तो आखिर में क्या आ गया, आपका प्रपोजिशन आ गया, है ना। कभी कभार रिलेटिव क्लॉजेस में पता क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना मतलब हटा देते हैं, ओमिट कर सकते हैं, कभी कभार ऐसा देख सकते हो आप। तो यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं है जो उसको कनेक्ट कर रहा है दो क्लॉजेस को, लेकिन एक्चुअली में वो है, वो काम वही कर रहा है, लेकिन आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ही इज द गाय आई एम अफ्रेड ऑफ, ही इज द गाय आई एम अफ्रेड ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ आखिर में लगा दिया, क्योंकि ये क्या एक तरह का रिलेटिव क्लॉज है ना। इस तरीके से मतलब अगर कोई वर्ब है, अगर कोई एडजेक्टिव है, अगर कोई नाउन है, उसके साथ कोई प्रपोजिशन फिक्स्ड है, कुछ वर्ब्स होती है, एडजेक्टिव्स होते हैं, और क्या होता है आपका, नाउन्स होते हैं, कुछ प्रपोजिशन फिक्स्ड होती है, अगर आपने नहीं यूज किया है रिलेटिव क्लॉजेस के अंदर, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही आदमी है जिससे मैं डरता हूँ, है ना। तो इस तरीके से ऑफ लगा दिया, अफ्रेड के बाद ऑफ लगाना जरूरी है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, पोजीशन नंबर 8, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट। तो ये तो मैंने वैसे पहले ही बता दिया था कि अगर दैट आ जाएगा ना आपके, दैट आ जाएगा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो कनेक्ट करेगा दो क्लॉजेस को, तो जो प्रपोजिशन होगी वो टच में नहीं आएगी, वो बाद में आएगी, लाइक ओवर हियर। ये मैंने पहले बता दिया था, फिर भी अलग से पढ़ लेते हैं। दिस इज द एडिशन दैट यू वर लुकिंग फॉर, है ना, ये वही एडिशन है जो तुम ढूंढ रहे थे। तो अब यहाँ पे दैट इसको जोड़ रहा है और इसको जोड़ रहा है, तो प्रपोजिशन लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि लुकिंग, लुकिंग के साथ अगर तुम लुक को फ्रेजल वर्ब की तरह सर्च करने के लिए यूज कर रहे हो, ढूंढने के लिए कर रहे हो, तो लुक के साथ फॉर लगाना जरूरी है, लेकिन आप आखिर में लगा सकते हो उस वर्ब के साथ। ठीक है, सो यू वर लुकिंग फॉर दैट एडिशन, ये सिंपल इस तरीके से ही बन सकता है ना। नेक्स्ट है, दिस इज द म्यूजिक दैट शी यूज्ड टू लिसन टू, दिस इज द म्यूजिक
दैट शी यूज्ड टू लिसन टू। अब यहाँ पे दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, इसको जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है। लिसन के बाद आपको पता है प्रपोजिशन टू आती है, तो लगाना जरूरी है आखिर में, मतलब उस वर्ब के साथ अटैच करके लगा दो आखिर में। बस यही है। ये कुछ ज्यादा ही बांट दिया मैंने। ओ मैंने कौन सा वर्ड यूज कर दिया, कोई बात नहीं। तो लिसन के बाद मैंने टू लगा दिया है। यू कैन से आई हियर, यू आप ऐसे बोल सकते हैं, यू कैन से आई कैन हियर यू, बट आप ऐसे नहीं बोल सकते आई कैन लिसन यू। लिसन के बाद टू लगाना जरूरी है, आई कैन लिसन टू यू ऐसे होगा। तो कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है विद सम वर्ब्स, विद सम एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स, वो लगाना जरूरी होता है। चलिए लास्ट पोजीशन है, पोजीशन नंबर 9 फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये देख लेते हैं, उसके बाद सेशन वुड बी एंडेड। अब ये क्या है, एट होगा ये, एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस इंक्लूडिंग डब्ल्यू एच वर्ड्स और हाउ। हाँ ये वही है कि भाई डब्ल्यू एच वर्ड्स जब आ जाते हैं या हाउ आ जाता है, तो आखिर में आपको लगाना जरूरी है क्या, प्रपोजिशन। हाउ आर यू थिंकिंग ऑफ, ठीक है, तुम कैसे सोच रहे हो, ठीक है, उसके बारे में जिसके बारे में हो। हाउ आर यू थिंकिंग ऑफ, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से थिंकिंग के बाद ऑफ लगाना जरूरी है। थिंक के बाद वैसे और भी क्या आती है, प्रोपोजिशन आ सकती है, अबाउट भी आ सकता है, ठीक है, और ऑफ तो है ही। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब तुम अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो, जैसा भी आपको सूट करे प्रपोजिशन को। वाई वॉज शी वरिड अबाउट, ठीक है, वाई वॉज शी वरिड अबाउट, मतलब वो उसके बारे में क्यों क्या थी, उसके बारे में क्यों थी वरिड थी, दुखी थी, ठीक है। तो इस तरीके से तो वाई और हाउ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आखिर में जो भी वर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रपोजिशन आती है लगा दो। थिंकिंग के साथ ऑफ सूट करता है, वरिड के साथ अबाउट सूट करता है, लगा दो। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, डू नॉट वरी अबाउट योर करियर, इस तरीके से एवरीथिंग वुड बी फाइन एंड व्हाट वेल, इस तरीके से बोलते हैं ना। And with this, all the positions of prepositions have been completed by me in today's session. And thank you for taking today's session. And thank you for taking a sorry, क्या हो रहा है मेरे को, short session है ना। तो आज के सेशन में हमने पोजीशंस और प्रपोजिशन कर लिया है। और ये छोटा सेशन इसलिए था क्योंकि एक सेशन में को पोजीशन और प्रपोजिशन का ही बनाना था। एंड नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू मीट विद अ न्यू टॉपिक इन प्रपोजिशन, दैट इज काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस, है ना। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग ओनली एट, है ना। तो एक सेशन बनाऊंगा पर्टिकुलर प्रपोजिशन के लिए, लाइक एट के लिए अलग सेशन होगा, ऑन के लिए अलग होगा। तो अभी तो सिंपल प्रपोजिशन का हम बात करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड प्रपोजिशन पे आएंगे, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, प्रपोजिशन एक टॉपिक जो है, ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा लंबा चलेगा, बट डू नॉट वरी, यू हैव टू हैव फेथ ऑन मी एंड योरसेल्फ टू, एंड यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग, बिकॉज एग्जाम्स आने वाले हैं, एसएससी की एग्जामिनेशन, है ना। जून के आसपास या अगस्त में भी आ सकते हैं, ठीक है, जुलाई में भी आ सकते हैं, कुछ नहीं पता, लेकिन यू हैव एनफ टाइम बिफोर दैट एग्जामिनेशन टू प्रिपेयर योरसेल्फ, एंड यू हैव अ गुड कंटेंट ऑफ योर स्पॉट लर्निंग, है ना। सो बिलीव इज द की, है ना, बिलीव इज द की, आई मीन। तो व्हाट यू हैव टू डू, हैव अ फेथ ऑन मी, एंड बस, और कुछ बात करनी नहीं है मेरे को। अब हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट सेशन में विद काइंड्स ऑफ प्रपोजिशंस। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हasta la vista।